मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 43 और 44 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। यह बात सुनकर सुचरिता को बड़ी तसल्ली हुई थी कि वह परेश बाबू के घर के पास ही और बराबर उनकी देखरेख में रह सकेगी। किंतु जब उसके नए घर की सजावट का कार्य पूरा हो गया और वहां चले जाने का समय आ गया, तब सुचरिता के मन में रह रहकर एक टीस उठने लगी। बात केवल पास रहने या न रहने की नहीं है। जीवन के साथ जीवन का जो सर्वांगीण योग था, उसमें इतने दिनों बाद आज एक विच्छेद घटित होने जा रहा है। यह सोचकर सुचरिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक अंश की मृत्यु होने वाली हो। सुचरिता का इस परिवार में जितना भी स्थान था, उसका जो कुछ भी काम था, नौकरों से भी उसका जितना संपर्क था, सभी सुचरिता के हृदय को व्याकुल करने लगा। सुचरिता का अपना निजी भी कुछ है और उसी के सहारे वह आज स्वाधीन होने जा रही है। इस खबर से वरदा सुंदरी बार बार यही भाव प्रकट करने लगी कि यह अच्छा ही हुआ। इतने दिनों से इतनी सावधानी से जो उत्तरदायित्व वह निभाती आ रही थी, उससे मुक्त होकर वह निश्चिंत ही हुई हैं। लेकिन सुचरिता के प्रति मन ही मन उनमें एक शिकायत का भाव भी उत्पन्न हुआ। आज सुचरिता उनसे अलग होकर अपने भाग्य के सहारे खड़ी हो सकती है, यह जैसे उसका एक अपराध है। उनके सिवा सुचरिता की और कोई गति नहीं है। यह सोचकर वरदा सुंदरी कई बार सुचरिता को अपने परिवार के लिए संकट मानकर स्वयं अपने ऊपर करुणा करती रही हैं। लेकिन सहसा यह सूचना पाकर कि उन्हें सुचरिता के भार से छुटकारा मिल गया है, उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। सुचरिता के लिए उनका आश्रय आवश्यक नहीं है, यह जानकर सुचरिता घमंड करने लग सकती है। उनकी अनुगत रहना अपने लिए अनावश्यक समझ सकती है। यह सोचकर उन्होंने पहले ही उसे अपराधी ठहरा दिया। जैसे वे घर के कामकाज के समय सुचरिता को बुलाती थी, उसे बिल्कुल भूलकर अस्वाभाविक ढंग से वह उसके प्रति सम्मान दिखाने लगी। विदा होने से पहले ही मन दुखी होकर सुचरिता वरदा सुंदरी के घर के कामकाज में कुछ ज्यादा ही हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। तरह तरह के बहाने करके उनके आसपास घूमती रहती थी, किंतु वरदा सुंदरी कुछ ऐसा भाव दिखाकर कि कहीं सुचरिता का असम्मान न हो जाए, उसे दूर ही दूर रखती थी। इतने दिनों से सुचरिता, जिन्हें मां कहती हुई, जिनके पास रहकर बड़ी हुई है, आज विदा के समय भी अपने मन को उन्होंने प्रतिकूल कर लिया। इसकी पीड़ा सुचरिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी। इस समय लावण्य, ललिता और लीला सुचरिता के आसपास मंडराती रहती। सुचरिता का नया घर सजाने वे बड़े उत्साह से गईं, लेकिन उस उत्साह के भीतर मानो अव्यक्त वेदना के आंसू छिपे हुए थे। सुचरिता अनेक बहाने करके अब तक परेश बाबू के कई छोटे मोटे काम करती आई थी। फूलदानों में फूल सजाना, मेज पर किताबें संवारना, बिस्तर धूप में फैलाना, खाने के समय उन्हें पानी रखे जाने की सूचना देना। रोजमर्रा के इन सारे कामों को उसने कभी कोई विशेष महत्व नहीं दिया था। लेकिन इन्हीं सब मामूली कामों को छोड़कर चले जाने के समय ये सब छोटी छोटी सेवाएं ही, जिन्हें सहज ही कोई दूसरा कर सकता है और जिनके न करने से भी किसी की कोई विशेष हानि नहीं होती, दोनों पक्षों के मन में कसकने वाली बन गई थी। सुचरिता परेश बाबू के कमरे में कोई मामूली सा काम करने भी आती तो वह काम परेश बाबू के लिए बड़ा हो जाता और उनकी छाती भर उठती। दूसरी ओर यह सोचकर यही काम अब से किसी दूसरे के हाथों संपन्न हुआ करेगा, सुचरिता की आंखें छल छला उठती। जिस दिन दोपहर के भोजन के बाद सुचरिता के अपने नए घर में चले जाने की बात तय हुई थी,
उस दिन सवेरे परेश बाबू अपने एकांत कमरे में उपासना करने गए तो उन्होंने देखा उनके सामने का स्थान फूलों से सजाकर सुचरिता कमरे के कोने में प्रतीक्षा करती हुई बैठी है। लावण लीला वगैरह भी आज उपासना में आएंगी, ऐसी उन्होंने मंत्रणा की थी, लेकिन ललिता ने उन्हें रोक दिया था। ललिता जानती थी कि परेश बाबू की उपासना में अकेली योग देकर सुचरिता को उनका आशीर्वाद पाकर विशेष आनंद होगा। आज सुचरिता उस आशीर्वाद के लिए विशेष रूप से उत्सुक होगी। यह अनुभव करके ललिता ने उन्हें आज की उपासना में जाने से रोक दिया। उपासना पूरी हो गई। सुचरिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। परेश बाबू ने कहा, बेटी पीछे की ओर मत देखो, सामने के मार्ग पर बढ़ती जाओ, मन में कुछ संकोच मत करो। जो भी घटे, जो भी सामने उपस्थित हो, उसमें से अपनी सारी शक्ति से अच्छाई को ग्रहण करने का संकल्प करके आनंद पूर्वक चल पड़ो। संपूर्ण रूप से ईश्वर को आत्मसमर्पण करके सिर्फ उसी को अपना सहायक मानो, तब भूल चूक और क्षति के बीच भी लाभ का रास्ता पाती रह सकोगी। और अगर अपने को आधा आधा बांटना चाहोगी, थोड़ा सा ईश्वर को और थोड़ा सा कहीं और, तब सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर ऐसा ही करे कि हम लोगों के इस क्षुद्र सहारे का भी तुम्हारे लिए प्रयोजन न करे। दोनों ने उपासना के बाद आकर देखा कि बैठने के कमरे में हारान बाबू प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी के प्रति आज वह कोई विरोध भाव मन में नहीं आने देगी, यह ठानकर सुचरिता ने हारान बाबू को नम्र भाव से नमस्कार किया। फौरन हारान बाबू कुर्सी पर सख्त होकर बैठ गए और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, सुचरिता, इतने दिनों तुम जिस सत्य के आश्रय में थी, आज उससे वंचित होने जा रही हो। हम लोगों के लिए आज शोक का दिन है। सुचरिता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शांति की जो करुणा मिश्रित रागनी बज रही थी, उसमें एक बेसुरा स्वर भी आ मिला। परेश बाबू ने कहा, कौन पा रहा है और कौन वंचित हो रहा है, यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। हम लोग बाहर से विचार करके व्यर्थ बेचैन होते हैं। हारान बाबू बोले, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके मन में कोई आशंका नहीं है, और यह कि ऐसी भी कोई बात नहीं हुई जिस पर आपको अफसोस हो? परेश बाबू ने कहा, पानू बाबू, मैं काल्पनिक आशंका को मन में स्थान नहीं देता, और अफसोस करने की कोई बात हुई है या नहीं, यह तो तभी जानूंगा जब अफसोस होगा। हारान बाबू ने कहा, यह जो आपकी कन्या ललिता अकेली विनय बाबू के साथ स्टीमर में चली आई, क्या यह भी काल्पनिक है? सुचरिता का मुंह लाल हो गया। परेश बाबू ने कहा, पानू बाबू, आपका मन इस समय किसी कारण से उत्तेजित है। इस कारण इस समय इस संबंध में आपसे बातचीत करना आप ही के प्रति अन्याय होगा। सिर उठाकर हारान बाबू ने कहा, मैंने उत्तेजना की झोंक में कोई बात नहीं कही। मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में अपनी जिम्मेदारी का मुझे पूरा ज्ञान है। आप उसकी फिक्र न करें। जो कुछ आपसे कह रहा हूं व्यक्तिगत अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म समाज की ओर से ही कह रहा हूं। न कहना अन्याय होगा, इसीलिए कह रहा हूं। अगर आप अंधे न हुए रहते तो यह जो विनय बाबू के साथ ललिता के लिए चली आई, इसी एक घटना से समझ सकते थे कि आपका यह परिवार ब्रह्म समाज का बंधन तोड़कर भ्रष्ट हो जाने वाला है। इससे केवल आप ही को अफसोस करने का कारण मिले, सो बात नहीं है। इसमें सारे ब्रह्म समाज के अपमान की बात है। परेश बाबू ने कहा, बुराई तो बाहर से की जा सकती है, लेकिन न्याय करने के लिए भीतर बैठना होता है। केवल घटना के कारण किसी को अपराधी न ठहरा दें। हारान बाबू ने कहा, घटना आखिर अपने आप तो घटित नहीं होती, उसे आप लोग भीतर से ही घटित किए दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आत्मी बनाकर परिवार में ला रहे हैं जो आपके परिवार को ही आपके आत्मी समाज से दूर ले जाना चाहते हैं, बल्कि दूर ले भी गए हैं। यह क्या आप देख नहीं पा रहे हैं? कुछ विरक्त होकर परेश बाबू ने कहा, मेरा देखने का ढंग आपके ढंग से मेल नहीं खाता। हारान बाबू बोले, न खाता होगा, किंतु मैं सुचरिता को ही साक्षी मानकर पूछता हूं। वही सच सच बता दे कि विनय का ललिता के साथ जो संबंध है, वह क्या बिल्कुल बाहर का ही संबंध है?
क्या उसने उनके अंतर को जरा भी नहीं छुआ? सुचरिता तुम्हारे चले जाने से नहीं होगा, इस बात का जवाब देना ही होगा। यह बड़ी गंभीर बात है। सुचरिता ने सख्त पढ़कर कहा, चाहे जितनी गंभीर हो, आपका तो इसमें कोई दखल नहीं है। हारान बाबू ने कहा, यदि दखल न होता तो न केवल मैं चुप ही रहता, बल्कि इसके बारे में सोचता भी नहीं। तुम लोगों को समाज की परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन जब तक समाज में हो, तब तक समाज तुम लोगों के मामले में विचार करने को मजबूर है। आंधी की तरह ललिता ने प्रवेश करते हुए कहा, अगर समाज ने आप ही को विचारक के पद पर नियुक्त किया है, तब तो इस समाज से निर्वासित होना ही हम लोगों के लिए बेहतर है। कुर्सी पर से उठकर खड़े होते हुए हारान बाबू ने कहा, ललिता तुम आ गई, यह अच्छा ही हुआ। तुम्हारे बारे में जो अभियोग है, उस पर तुम्हारे सामने ही विचार होना चाहिए। गुस्से से सुचरिता का चेहरा और आंखें जल उठी। उसने कहा, हारान बाबू, अपनी कचहरी अपने घर कीजिएगा। किसी गृहस्थ के घर में घुसकर आप उसका अपमान करें, हम लोग आपका यह अधिकार किसी तरह नहीं मानेंगे। चल ललिता, चल यहां से। ललिता नहीं हिली, बोली, नहीं दीदी, मैं भागूंगी नहीं। पानू बाबू को जो कुछ कहना है, सब सुनकर ही मैं जाना चाहती हूँ। कहिए, आपको क्या कहना है, कह डालिए। हरान बाबू सन्नाटे में आ गए। परेश बाबू ने कहा, बेटी ललिता, आज हमारे घर से सुचरिता जा रही है। मैं आज किसी तरह की अशांति होने देना नहीं चाहता। हरान बाबू, हम लोगों का अपराध चाहे जितना गंभीर हो, आज भर के लिए आपको हमें माफ कर देना होगा। हरान बाबू चुपचाप गंभीर होकर बैठे रहे। सुचरिता जितनी ही उनसे विमुख होती थी, सुचरिता को बांधे रखने का उनका हठ उतना ही बढ़ता जाता था। उनका अटल विश्वास था कि अपने असाधारण नैतिक बल के कारण उनकी जीत अवश्य होगी। अभी उन्होंने पतवार छोड़ दी हो, ऐसा नहीं था, लेकिन इस आशंका से उनका मन क्षुब्ध था कि मौसी के साथ सुचरिता के दूसरे मकान में चले जाने पर वहां उनकी शक्ति में कुछ कमी आ जाएगी। इसीलिए आज वे अपने सब ब्रह्मास्त्रों को शान पर चढ़ाकर लाए थे। किसी तरह आज सवेरे ही बड़ी कड़ाई से कुछ निपटारा कर लेने की उन्होंने ठान ली थी। आज उन्होंने सब संकोच छोड़ दिया था, लेकिन दूसरा पक्ष भी इसी तरह संकोच को दूर कर देगा। ललिता और सुचरिता भी सहसा म्यान में से तलवार निकालकर खड़ी हो जाएंगी, इसकी उन्होंने कल्पना न की थी। उन्होंने यह सोच रखा था, जब वो अपने प्रबल नैतिक अग्नि बाण छोड़ेंगे, तब दूसरे पक्ष का सिर फौरन झुक जाएगा। ठीक वैसा नहीं हुआ और अवसर भी निकल गया। लेकिन हरान बाबू हार मानने वाले में से नहीं थे। मन ही मन उन्होंने कहा, सत्य की जय होगी ही, अर्थात हरान बाबू की जय होगी ही। लेकिन जय यूं ही तो नहीं हो जाती, लड़ना तो होगा ही। सो हरान बाबू कमर कसकर मैदान में उतर आए थे। इसी बीच सुचरिता ने मौसी से कहा, मौसी, आज मैं सबके साथ बैठकर खाऊंगी, तुम कुछ बुरा मत मानना। हरिमोहनी चुप ही रही। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि सुचरिता संपूर्णतया उनकी हो गई है, विशेष रूप से जब वो अपनी संपत्ति के बल पर स्वाधीन होकर अलग घर चलाने लगेगी। और अब हरिमोहनी को और कोई संकोच नहीं करना होगा। 16 आने अपने मतानुसार वे चल सकेंगी। इसीलिए जब सुचरिता ने सुचिता भुलाकर फिर सबके साथ बैठकर खाने का प्रस्ताव किया, तब उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर वे चुप ही रही। उनके मन का भाव समझकर सुचरिता ने कहा, तुम निश्चय जानो मौसी, ठाकुर इससे प्रसन्न होंगे। मेरे अंतर्यामी ठाकुर ने ही आज मुझे सबके साथ बैठकर खाने को कहा है। उनकी बात न मानने से वे नाराज होंगे, और उनके क्रोध से तो मैं तुम्हारे क्रोध से भी अधिक डरती हूं। जब तक वरदा सुंदरी के हाथों हरिमोहनी अपमानित होती रहती थी, तब तक उनका अपमान में हिस्सा बटाने के लिए सुचरिता ने उनका आचार अपना रखा था। किंतु अब उस अपमान से छुटकारा मिल जाने पर सुचरिता को आचार के संबंध में स्वाधीन होने में दुविधा न रही। यह बात हरिमोहनी नहीं समझ सकी। सुचरिता को हरिमोहनी पूरी तरह ही न समझ सकी थी, और समझना भी उनके लिए कठिन था। सुचरिता को हरिमोहनी ने साफ साफ मना तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन नाराज हुई। सोचने लगे, मैया रे, कैसे उसकी प्रवृत्ति उधर हो सकती है।
मैं तो सोच ही नहीं सकती। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन्होंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, एक बात कहूं बेटी, तुम जो करो सो करो, लेकिन उस बैरे का हाथ का पानी मत पीना। सुचरिता ने कहा, क्यों मौसी? वही रामदीन बैरा तो आपकी गाय दूह कर आपके लिए दूध दे जाता है। आंखें बड़ी बड़ी करके हरी मोहनी ने कहा, तू हद करती है, दूध और पानी क्या एक है? हंसकर सुचरिता ने कहा, अच्छा मौसी, मैं रामदीन का छुआ पानी आज नहीं पीऊंगी, लेकिन अगर तुमने सतीश को रोका तो वह इसके ठीक उल्टा ही करेगा। हरी मोहनी ने कहा, सतीश की बात अलग है। हरी मोहनी मानती थी कि नियम संयम की चूक पुरुषों के मामले में साफ करनी ही पड़ती है। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 43 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 44 का वाचन। हारान बाबू ने लड़ाई के मैदान में मोर्चा संभाल लिया। स्टीमर में विनय के साथ आए हुए ललिता को प्रायः 15 दिन हो गए थे। दो एक जनों के कानों में यह बात पड़ चुकी थी और धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन अब 2 ही दिन में यह समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल गया। काफी लोगों को हारान बाबू ने यह समझाया कि ब्रह्म समाज के धर्मपूर्ण नैतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के कदाचार का दमन करना उनका परम कर्तव्य है। वैसे ऐसी बातें समझाने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब हम सत्य और कर्तव्य के दबाव से प्रेरित होकर दूसरों की गलती पर घृणा प्रकट करने या दंड का विधान करने को तैयार होते हैं, तब सत्य और कर्तव्य के अनुरोध को मानना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता। इसलिए जब हारान बाबू ने ब्रह्म समाज में अप्रिय सत्य की घोषणा की और कठोर कर्तव्य की बात उठाई, तब इतनी बड़ी अप्रियता और कठोरता के डर से भी अधिकतर लोग उत्साहपूर्वक उनकी मदद करने से न हिचकिचाए। ब्रह्म समाज के हितैषी लोग गाड़ी पालकी किराए पर लेकर भी एक दूसरे के घर जाकर कह आए कि आजकल जब ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो गई हैं, तब ब्रह्म समाज का भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण है। साथ ही साथ तरह तरह से नमक मिर्च लगाकर यह भी बात फैलाई जाने लगी कि सुचरिता हिंदू हो गई है और हिंदू मौसी के घर आश्रय लेकर जब तब यज्ञ अनुष्ठान ठाकुर पूजा में ही दिन बिताने लगी है। ललिता के मन में कई दिनों से एक कसमकस चल रही थी। रोज रात को सोने जाने से पहले वह कहती, मैं कभी नहीं मानूंगी, और रोज सवेरे नींद खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे दोहराती थी, कभी किसी तरह हार नहीं मानूंगी। यह जो विनय की चिंता उसके पूरे मन पर छाई हुई थी। विनय निचले कमरे में बैठा बातचीत कर रहा है, यह सुन पाते ही उसके मन में एक खलबली मच जाती थी। 2 दिन लगातार विनय के उनके घर न आ पाने पर वह जैसे रूठ कर खुद अपने को ही सताने लगती थी। बीच बीच में कई बहानों से सतीश को विनय के घर जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी और उसके लौटने पर विनय क्या कर रहा है तथा उससे क्या क्या बात हुई, इसका पूरा ब्यौरा जानने की चेष्टा करती थी। इन सब के लिए ललिता जितना ही अपने को विवश पाती, उतना ही अपनी हार की ग्लानि उसे और बेचैन कर देती। कभी कभी उसे इस बात पर भी गुस्सा हो आता कि परेश बाबू ने विनय और गोरा के साथ क्यों उनके मेल मिलाप में बाधा नहीं दी। लेकिन वह आखिर तक लड़ती ही रहेगी, मर जाएगी पर हारेगी नहीं, यही उसकी प्रतिज्ञा थी। उसका जीवन कैसे कटेगा, इस संबंध में उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उदित होती रहती थी। यूरोप के लोग हितैषणी स्त्रियों के जीवन चरित्र और कीर्ति की जो सब बातें उसने पढ़ रखी थी, वे सब स्वयं उसके लिए साध्य और संभव हैं, ऐसा उसे लगने लगा था। उसने एक दिन जाकर परेश बाबू से कहा, बाबा, क्या मैं किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं कर सकती? स्थिर दृष्टि से परेश बाबू ने अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखा। उसकी 2 करुण आंखें जैसे हृदय की अतृप्ति की वेदना के कारण कंगाल सी होकर यह प्रश्न पूछ रही थी। उन्होंने स्निग्ध स्वर से कहा, क्यों नहीं कर सकती बेटी, लेकिन लड़कियों का ऐसा स्कूल है कहाँ? जिस समय का जिक्र हो रहा है उस समय लड़कियों के स्कूल अधिक नहीं थे, साधारण पाठशालाएं थीं और भद्र घरों की लड़कियों ने अभी मास्टरनी का काम करना शुरू नहीं किया था। ललिता ने उदास होकर कहा, स्कूल नहीं है बाबा? परेश बाबू ने कहा, कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। ललिता ने कहा, अच्छा बाबा, लड़कियों का स्कूल
क्या शुरू नहीं किया जा सकता? परेश बाबू ने कहा, काफी खर्च का मामला है और इसमें बहुत से लोगों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। ललिता यही समझती थी कि अच्छे काम का संकल्प कर लेना ही कठिन है। उसके साधन जुटाने के मार्ग में भी इतनी बाधाएं होंगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर धीरे धीरे चली गई। अपनी इस सबसे चहेती बेटी के हृदय में कहीं कौन सी व्यथा है? परेश बाबू बैठकर यही सोचने लगे। हरान बाबू विनय के बारे में उस दिन जो इशारा कर गए थे, वह भी उन्हें याद आया। उन्होंने लंबी सांस लेकर अपने आप से पूछा, मैंने क्या नासमझी से काम किया है? अपनी किसी दूसरी लड़की की बात होती तो उन्हें विशेष फिक्र न होती, लेकिन मानो ललिता का जीवन ललिता के लिए बहुत ही सच्चा मामला है। वहां अधूरी बात करना वह जानती ही नहीं। उसके लिए सुख दुख आधे सत्य और आधे झूठ नहीं होते। अपने जीवन में ललिता प्रतिदिन यह व्यर्थ का धिक्कार सहती हुई कैसे जी सकेगी? उसके सामने कहीं कोई प्रतिष्ठा, कोई मंगल परिणाम नहीं दिखता, और इस तरह निरुपाय बहते चले जाना भी उसके स्वभाव में नहीं है। ललिता उसी दिन तीसरे पहर सुचरिता के घर जा पहुंची। सुचरिता के घर में सजावट कुछ खास नहीं थी। फर्श पर एक मामूली दरी, जिसकी एक तरफ सुचरिता का बिस्तर लगा था तो दूसरी तरफ हरिमोहनी का। हरिमोहनी खाट पर नहीं सोती, इसीलिए एक ही कमरे में सुचरिता भी उनके साथ फर्श पर ही बिस्तर लगाती है। दीवार पर परेश बाबू का चित्र टंगा था। साथ के छोटे कमरे में सतीश की खाट पड़ी थी और एक तरफ एक छोटी मेज पर कलम, दवात, किताब, कापियां और स्लेट आदि इधर उधर बिखरी हुई थी। सतीश स्कूल गया हुआ था। घर में सन्नाटा था। हरिमोहनी भोजन के बाद अपनी चटाई पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी और सुचरिता पीठ पर खुले बाल फैलाए दरी पर बैठी हुई गोद में तकिया रखे मगन होकर कुछ पढ़ रही थी। उसके सामने और भी दो एक किताबें रखी हुई थी। सहसा ललिता को कमरे में आते देखकर सुचरिता ने जैसे झेप कर पहले तो किताब बंद कर दी, फिर मानो अपने शर्मिंदा होने पर ही लज्जित होकर पुस्तक को ज्यों का त्यों रख दिया। ये सब पुस्तकें गोरा की रचनाएं थी। उठकर बैठते हुए हरिमोहनी ने कहा, आओ आओ ललिता बेटी, आओ। तुम लोगों का घर छोड़कर सुचरिता का जी कैसा होता रहता है यह मैं नहीं जानती हूँ। जब उसका मन बेचैन होता है तभी वह किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती है। मैं अभी लेटी लेटी सोच ही रही थी कि तुम लोगों में से कोई आ जाता तो अच्छा होता, तभी तुम आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जो बात ललिता के मन में थी वही उसने सुचरिता के पास बैठते ही शुरू कर दी। बोली, सुची दीदी, हमारे मोहल्ले में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया जाए तो कैसा रहे? हक्का बक्का होकर हरिमोहनी ने कहा, लो और सुनो, तुम लोग स्कूल चलाओगी? सुचरिता ने कहा, लेकिन चलेगा कैसे? यह तो बता, कौन हमारी मदद करेगा? बाबा से बात की थी? ललिता ने कहा, हम दोनों तो पढ़ा सकेंगे, शायद बड़ी दीदी भी तैयार हो जाए। सुचरिता बोली, सिर्फ पढ़ाने भर की बात तो नहीं है। स्कूल का काम कैसे चलाया जाएगा, इसके सब नियम बनाने होंगे, मकान ठीक करना होगा, छात्राएं जुटानी होंगी, खर्च के लिए पैसा जुटाना होगा। हम दो लड़कियां यह सब कैसे कर पाएंगी? ललिता ने कहा, दीदी, ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। लड़की होकर जन्म लिया है, क्या इसीलिए जीवन भर मन मारकर घर में पड़ी पड़ी कुड़ती रहेंगी? दुनिया के किसी काम न आएंगी? जो दर्द ललिता की बात में था वह सुचरिता के हृदय में भी गूंज गया। वह कुछ उत्तर न देकर सोचने लग गई। ललिता ने कहा, मोहल्ले में ही अनेक लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें यूं ही पढ़ाना चाहें तो माँ बाप खुशी होंगे। उनमें से जितने मिल जाएं उन्हें जुटाकर इसी घर में पढ़ाया जा सकता है। इसमें कौन सा खर्चा लगेगा? मोहल्ले भर की अपरिचित घरों की लड़कियों को जुटाकर घर में ही पढ़ाने के प्रस्ताव से हरिमोहनी उद्विग्न हो उठी। अपनी पूजा अर्चना लेकर वह तो अलग शुद्ध होकर रहना चाहती हैं, उसमें विघ्न की संभावना से वे आपत्ति करने लगी। सुचरिता ने कहा, डरो मत मौसी, छात्राएं मिल गईं तो उनका काम हमारे निचले तल्ले के कमरे में ही चल जाएगा। उन्हें हम ऊपर तुम्हारे कमरे में उत्पात करने नहीं लाएंगे। अच्छा ललिता, पढ़ने वाली लड़कियां यदि मिल जाएं तो मैं राजी हूं। ललिता ने कहा, अच्छा,
तो देखी क्यों न लिया जाए। बार बार हरिमोहिनी कहती रही, बेटी, हर मामले में जब तुम लोग ईसाइयों की तरह हो जाओगी तो कैसे चलेगा। अच्छे घर की लड़कियां जाकर स्कूल में पढ़ाएंगी। आज तक तो यह कभी नहीं सुना। परेश बाबू के घर की छत से आसपास के घरों की छतों पर खड़ी लड़कियों से बातचीत होती रहती थी। इस परिचय में एक बाधा भी थी, क्योंकि अक्सर आसपास के घरों की लड़कियां इस बारे में सवाल पूछती थी और विस्मय प्रकट करती थी कि इस घर की लड़कियों की इतनी उम्र हो जाने पर भी अभी तक उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। इसीलिए ललिता छत पर की इस बातचीत में भाग नहीं लेती थी। छतों के द्वारा दोस्ती के इस विस्तार में लावण का ही उत्साह सबसे अधिक था। दूसरे घरों का हालचाल जानने में उसके कौतूहल की सीमा न थी। पड़ोसियों के रोजमर्रा जीवन की छोटी बड़ी अनेक बातों की चर्चा दूर से ही हवा के सहयोग से उसके साथ होती रहती थी। अक्सर तीसरे पहर खुले आकाश के नीचे हाथ में कंघी लिए बाल संवारते संवारते उसकी और उसके सहेलियों की सभा जुटा करती थी। अपने प्रस्तावित लड़कियों के स्कूल के लिए छात्राएं जुटाने का भार ललिता ने लावण्य को सौंप दिया। जब छतों पर से लावण्य ने इस प्रस्ताव की घोषणा कर दी, तब कई लड़कियां उत्साहित हो उठी। ललिता प्रसन्न होकर सुचरिता के घर की निचली मंजिल का कमरा झाड़ पोंछ कर धोकर सजाकर तैयार करने में जुट गई। लेकिन उसका स्कूल सुना ही रह गया। पढ़ाने के बहाने अपनी लड़कियों को फुसलाकर ब्रह्म समाजी घर में ले जाने के प्रस्ताव पर पड़ोसी बहुत बिगड़ उठे। यहां तक कि जब उन्हें पता लगा कि परेश बाबू की लड़कियों के साथ उनकी लड़कियों की जान पहचान है और उनमें बातचीत होती रहती है, तब इसे रोकना भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें मौका मिल गया कि वे लड़कियों का छत पर जाना बंद करवा दें। ब्रह्म पड़ोसी की लड़कियों के साथ साधु संकल्प के बारे में भी उन्होंने जो बातें कहीं वे कुछ प्रशंसा की नहीं थी। बेचारी लावण ने यथासंभव कंघी हाथ में लिए छत पर पहुंचकर देखा। आसपास की छतों पर नवीनाओं का स्थान प्रवीणाओं ने ले लिया है और उनमें से किसी से भी वह दो मधुर शब्द न पा सकी। इससे भी ललिता हताश न हुई। उसने सोचा, बहुत सी गरीब ब्रह्म लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए बेथुन स्कूल पढ़ने जाना सहज नहीं है। उन्हीं को पढ़ाने का भार लेने से उपकार हो सकता है। ऐसी छात्राओं की खोज में वह स्वयं भी लगी और सुधीर को भी उसने लगा दिया। उन दिनों परेश बाबू की लड़कियों के पढ़ने लिखने की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहां तक कि यह ख्याति सच्चाई को भी बहुत पीछे छोड़ गई थी। इसलिए यह सुनकर कि लड़कियां पढ़ाने के लिए अवैतनिक भार लेंगी, अनेक माता पिता प्रसन्न हो उठे। शुरू में तो 2-4 दिन के भीतर ही 5-6 लड़कियों को लेकर ललिता का स्कूल चल निकला। परेश बाबू के साथ स्कूल की चर्चा करके उसके नियम बनाने, उसकी व्यवस्था करने आदि में ललिता ने अपने लिए कोई समय ही न छोड़ा। यहां तक कि वर्ष के अंत में परीक्षा के बाद लड़कियों को इनाम कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में लावण्य के साथ ललिता की बकायदा बहस भी छिड़ गई। जो पुस्तकें ललिता सुझाती थी वे लावण्य को पसंद न थी और लावण्य की पसंद ललिता को नहीं जचती थी। परीक्षा कौन कौन लेगा, इस पर भी बहस हो गई। लावण्य को हालांकि हारान बाबू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी उनके पांडित्य की ख्याति से वह प्रभावित थी। उनके स्कूल की परीक्षा या शिक्षा किसी एक काम में हारान बाबू के नियुक्त होने से वह स्कूल के लिए विशेष गर्व की बात होगी, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं था। लेकिन ललिता ने सारी बात ही निरस्त कर दी। हारान बाबू के साथ उनके इस स्कूल का किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकेगा। 2-3 दिन के भीतर ही छात्राओं की संख्या कम होते होते अंततः क्लास सुनी हो गई। ललिता क्लास में अकेली बैठी पैरों की आहट सुनते ही छात्राओं के आने की संभावना से सजग हो उठती, लेकिन कोई आता ही नहीं। ऐसे ही जब दोपहर बीत गई तब उसने समझ लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जिस छात्रा का घर नजदीक था, ललिता उससे मिलने गई। उसने रुआसी सी होकर कहा, मां मुझे जाने नहीं देती। मां ने बताया, असुविधा होती है। लेकिन क्या असुविधा है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। ललिता स्वाभिमानिनी थी। दूसरी ओर से अनिच्छा का जरा सा भी लक्षण देखने पर जिद करना या कारण पूछना उससे नहीं होता था।
उसने कहा, असुविधा होती है तो जाने दीजिए। इसके बाद जिस दूसरे घर में भी ललिता गई, वहां साफ साफ बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, सुचरिता आजकल हिंदू हो गई है, जात पात मानने लगी है, उसके घर ठाकुर पूजा होती है, इत्यादि इत्यादि। ललिता ने कहा, अगर इस कारण से आपत्ति हो तो स्कूल हम लोगों के घर भी चल सकता है, लेकिन आपत्ति का निवारण इससे भी होता नहीं दिखा। और भी कुछ बात थी, और किसी के घर न जाकर ललिता ने सुधीर को बुला भेजा और पूछा, सुधीर क्या हुआ है, सच सच बताओ तो। सुधीर ने कहा, पानू बाबू तुम्हारे इस स्कूल का विरोध करने पर तुले हुए हैं। ललिता ने पूछा, क्यों, दीदी के घर मूर्ति पूजा होती है इसलिए। सुधीर ने कहा, सिर्फ इसलिए नहीं। अधीर होकर ललिता ने पूछा, और क्या, कही डालो। सुधीर ने कहा, बहुत सी बातें हैं। ललिता ने पूछा, मेरा भी कुछ अपराध है। सुधीर चुप रहा। ललिता का चेहरा लाल हो उठा। उसने कहा, यह मेरी उस स्टीमर यात्रा की सजा है। मैंने अगर गलत काम भी किया हो तो अच्छा काम करके उसका प्रायश्चित करने का रास्ता हमारे समाज में क्या बिल्कुल बंद हो गया है? क्या मेरे लिए इस समाज में सब शुभ कार्य निषिद्ध हैं? मेरी और हमारे समाज की आध्यात्मिक उन्नति का तुम लोगों ने यही रास्ता निकाला है? बात को कुछ नरम करने के लिए सुधीर ने कहा, ठीक इसलिए नहीं, उन्हें यह भी डर है कि कहीं विनय बाबू वगैरह भी आगे चलकर इस स्कूल के साथ जुड़ न जाए। एकाएक आग की तरह भड़क कर ललिता ने कहा, वह डर की नहीं, भाग्य की बात होगी। योग्यता में विनय बाबू की बराबरी कर सकने वाले उनमें कितने होंगे? सुधीर ललिता का गुस्सा देकर संकुचित होता हुआ बोला, यह बात तो है, लेकिन विनय बाबू तो ब्रह्म समाजी नहीं है, यही ना? इसीलिए ब्रह्म समाज उन्हें सजा देगा। मैं ऐसे समाज पर गर्व नहीं कर सकती। सुचरिता छात्राओं के बिल्कुल गायब हो जाने से समझ गई थी कि क्या मामला है और कौन इसकी जड़ में है। इस बारे में वह कोई बात न कहकर ऊपर के कमरे में सतीश को उसकी परीक्षा की तैयारी कराने में लग गई थी। सुधीर से बात होने पर ललिता सुचरिता के पास गई और बोली, सुना? मुस्कुराकर सुचरिता ने कहा, सुना तो नहीं, लेकिन समझ सब लिया। ललिता ने कहा, क्या यह सब सह लेना होगा? ललिता का हाथ पकड़कर सुचरिता ने कहा, सह लेने में तो अपमान नहीं है। बाबा कैसे सब सह लेते हैं, यह तुमने नहीं देखा? ललिता ने कहा, नहीं सुची दीदी, कई बार मुझे लगता है कि अन्याय को सहना उसे स्वीकार करना है। अन्याय के प्रति उचित व्यवहार यही है कि उसे सहा न जाए। सुचरिता बोली, तो तू क्या करना चाहती है, यह बता। ललिता ने कहा, यह तो मैंने अभी तक नहीं सोचा। मैं क्या कर सकती हूं यह भी नहीं जानती, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम जैसी लड़कियों के साथ जो ऐसी नीचता कर रहे हैं, वे अपने को चाहे जितना बड़ा आदमी समझते हो, हैं डरपोक ही। उनसे मैं किसी तरह हार न मानूंगी, किसी तरह नहीं। वे जो करना चाहें कर ले। कहते हुए ललिता ने जोर से पैर पटक दिया। कोई उत्तर दिए बिना सुचरिता धीरे धीरे ललिता के हाथ पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ललिता, एक बार बाबा से बात करके तो देख। ललिता उठ खड़ी हुई। मैं अभी उनके पास जाती हूं। अपने घर के पास पहुंचकर ललिता ने देखा विनय सिर झुकाए वहां से निकल रहा था। ललिता को देखकर विनय चौंक कर पल भर खड़ा रहा। मन ही मन तर्क वितर्क करता रहा कि ललिता से दो एक बात कर ले या नहीं। फिर अपने को रोककर ललिता की ओर आंखें उठाए बिना उसे नमस्कार करके सिर झुकाए हुए ही चला गया, मानो ललिता को किसी ने गर्म सलाख से दाग दिया हो। वह तेजी से भीतर गई और सीधे अपने कमरे में पहुंची। मेज के पास बैठी वरदा सुंदरी एक लंबा खाता लिए हिसाब में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। ललिता का चेहरा देखते ही वरदा सुंदरी के मन में खटका हुआ। उन्होंने हड़बड़ा कर हिसाब की कॉपी में बिल्कुल डूब जाने का ऐसा नाटक किया मानो उसमें कोई रकम है जो ठीक ठीक न मिली तो उनकी सारी गृहस्थी छिन्न भिन्न हो जाएगी। कुर्सी छीनकर ललिता मेज के पास बैठ गई। वरदा सुंदरी ने तब भी मुंह न उठाया। ललिता ने कहा, माँ। वरदा सुंदरी बोली, ठहर बेटी, मैं यह, और कॉपी की ओर और भी झुक गई। ललिता ने कहा, मैं ज्यादा देर तंग नहीं करूंगी।
बस एक बात जानना चाहती हूं, विनय बाबू आए थे? कापी पर से आंखें हटाए बिना वरदा सुंदरी ने कहा, हाँ। उनसे तुम्हारी क्या बात हुई? वह लंबी बात है। मेरे बारे में कोई बात हुई कि नहीं? बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वरदा सुंदरी ने कलम रख दी और कापी से आंखें उठाकर कहा, हुई तो थी। मैंने देखा कि बात बढ़ती जा रही है। समाज के लोग चारों तरफ निंदा कर रहे हैं, इसीलिए चेतावनी देने की जरूरत पड़ी। ललिता का चेहरा लज्जा से लाल हो आया। उसका सिर मानो झंझना उठा। उसने पूछा, बाबा ने क्या विनय बाबू को यहां आने से मना किया है? वरदा सुंदरी बोली, वे क्या ये सारी बातें सोचते हैं? सोचते होते तो शुरू से ही यह सब कुछ न हो पाता। ललिता ने पूछा, पानू बाबू हमारे यहां आ सकेंगे? आश्चर्य में आकर वरदा सुंदरी ने कहा, लो और सुनो, पानू बाबू क्यों नहीं आएंगे? विनय बाबू ही क्यों नहीं आएंगे? वरदा सुंदरी ने कापी फिर अपनी ओर खींचते हुए कहा, ललिता, तुझसे मैं पार नहीं पा सकती। तू जा, अभी मुझे जला मत, मुझे बहुत काम है। दोपहर के समय ललिता सुचरिता के घर स्कूल में पढ़ाने जाती है। इसी का लाभ उठाकर वरदा सुंदरी ने विनय को बुलाकर जो कहना था कह सुन लिया था। उन्होंने सोचा था ललिता को पता भी न लगेगा। अचानक ऐसे पकड़ी जाकर वह मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि इसका सारा परिणाम ठीक न होगा और अब यह मामला आसानी से सुलझेगा भी नहीं। उनका गुस्सा जाकर अपने गैर जिम्मेदार स्वामी पर ही पड़ा। ऐसे बुद्धू के साथ गृहस्थी चलाना स्त्री के लिए कैसी मुसीबत है। ललिता हृदय में उमड़ती हुई आधी लिए चली गई। परेश बाबू निचले कमरे में बैठे चिट्ठी लिख रहे थे। वहां जाकर एकाएक ललिता उनसे पूछ बैठी, बाबा, विनय बाबू क्या हम लोगों से मिलने के योग्य नहीं है? परेश बाबू प्रश्न सुनते ही सारी परिस्थिति समझ गए। उनके परिवार को लेकर उनके समाज में आजकल जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था वह परेश बाबू से छिपा न था। उसको लेकर वे काफी चिंतित भी थे। अगर विनय के प्रति ललिता के मन के भाव के बारे में उन्हें कोई शंका न होती तो सिर्फ बाहर की बातों की ओर वह जरा भी ध्यान न देते। लेकिन अगर विनय के प्रति ललिता के मन में अनुराग हो तब उस अवस्था में उनका क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न बार बार वे अपने से पूछते थे। ब्रह्म धर्म में दीक्षा लेने के बाद से उनके परिवार में यही एक संकट का अवसर आया है। इसीलिए यहाँ एक और भय और कष्ट भीतर ही भीतर उन्हें कचोट रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनकी सारी चित्त शक्ति जागृत होकर कह रही थी, ब्रह्म धर्म ग्रहण करते समय जैसे सिर्फ ईश्वर की ओर ध्यान रखकर कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, जैसे सुख संपत्ति समाज सभी के ऊपर केवल सत्य को स्वीकार करने से जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया था, अब भी अगर वैसी ही परीक्षा का दिन उपस्थित हो तो उसी को धारण करके उत्तीर्ण होऊंगा। परेश बाबू ने ललिता के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं तो विनय को अच्छा ही समझता हूं। उनकी जितनी विद्या बुद्धि है उतना ही ऊंचा चरित्र भी है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने फिर कहा, गौर बाबू की माँ इस बीच 2 बार हमारे घर आ चुकी है। आज सूची दीदी के साथ जरा उधर हो आऊं। क्षण भर परेश बाबू जवाब न दे सके। वे पक्के तौर पर जानते थे कि इस चर्चा के समय इस तरह आने जाने से उनकी निंदा को और भी बल मिलेगा। लेकिन उनके मन ने कहा, जब तक यह अन्याय न हो मैं इसका निषेध नहीं कर सकता। वे बोले, अच्छी बात है, हो आओ, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम लोग के साथ चलता। यह था उपन्यास गोरा के भाग 44 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।